हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, लॉसेस का मतलब क्या है। कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में अगर हम लॉस पढ़ते हैं, सिंपल सा लॉसेस का मतलब ये होता है कि आपने इनपुट सप्लाई क्या दी है और आउटपुट क्या है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम लॉसेस कहते हैं। लॉसेस इक्वल्स टू होता है, लॉसेस बराबर होता है इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। मतलब जो पावर हमने इनपुट में दी थी उतनी हमें आउटपुट में नहीं मिल सकती, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो। तो ट्रांसफार्मर के केस में भी यही सेम फार्मूला होगा, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। देखो, ट्रांसफार्मर में वैसे अगर देखा जाए तो बाकी मशीनों के कंपेयर में लॉसेस बहुत कम होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं लगभग 2% होते हैं। मतलब ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी 98 टू 99% के आसपास होती है। मतलब लॉसेस कम होते हैं, पर फिर भी हम इन लॉसेस को पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो 4 तरह के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपर लॉसेस के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉपर लॉसेस के बारे में। कॉपर लॉसेस, तो कॉपर लॉसेस का दूसरा नाम ओमिक लॉस भी होता है। कॉपर लॉसेस का दूसरा नाम क्या है? ओमिक लॉसेस। क्योंकि ये रेजिस्टेंस में होते हैं। कॉपर की जो बाइंडिंग की जाती है प्राइमरी बाइंड साइड में और सेकेंडरी साइड में, उस बाइंडिंग का अपना खुद का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस में जो लॉसेस होते हैं उन्हें हम कॉपर लॉसेस कहते हैं, PCU। और ये आई स्क्वायर इंटू में उस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कॉपर लॉसेस का बराबर होगा आई स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो मुझे ये पता चला कि जो कॉपर लॉसेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं किस पे? करंट पे। किस पे डिपेंड करेंगे? करंट पे डिपेंड करेंगे, करंट पे निर्भर करते हैं, है ना। तो अगर करंट चेंज होगी, अगर आई का मान चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो कॉपर लॉसेस भी आई बढ़ाने पे बढ़ते हैं और आई कम होने पे कम होते हैं। मतलब कॉपर लॉसेस करंट के साथ चेंज होते हैं, या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो कॉपर लॉसेस लोड के साथ चेंज होते हैं। इसीलिए हम इनको वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोड के चेंज होने के साथ में चेंज होते हैं। अगर लोड बदलेगा तो कॉपर लॉसेस या ओमिक लॉसेस भी बदलते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आई, कॉपर लॉसेस प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में होते हैं, बाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण होते हैं और उसकी करंट या फिर उसके लोड पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हम इनको कॉपर लॉसेस, ओमिक लॉसेस या फिर वेरिएबल लॉसेस, या फिर तीसरा नाम इनका क्या होता है, इनको हम वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। जो लॉस परिवर्तनशील हो, चेंज होते हो, तो वो ये होते हैं। जो दूसरे टाइप के लॉसेस होते हैं उनको बोलते हैं कोर लॉसेस। उनको क्या बोलते हैं? ये ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं। और ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? CRGO मटेरियल की या फिर सॉफ्ट आयरन की। तो इसी वजह से इनका दूसरा नाम आयरन लॉसेस भी होता है। कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉस। जो कोर किसकी बनी है? आयरन की बनी है, सॉफ्ट आयरन की। तो इसको कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस बोलते हैं। कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, और दूसरा होता है एडी करंट लॉसेस। कौन कौन से हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस को हिंदी में जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं शैथिल्य हानि। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा थोड़ा सा, शैथिल्य हानियाँ, है ना, शैथिल्य हानियाँ। और इसको बोलते हैं, एडी करंट को बोलते हैं भंवर धाराएं, भंवर धारा हानियाँ। शैथिल्य हानियाँ और भंवर धारा हानियाँ कोर लॉसेस के दो टाइप हैं। तो पहले हम हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टैरिसीस लॉसेस। अच्छा, अब हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखो, बचपन में हमने सबने चुंबक के साथ में खेला है, हम परमानेंट मैग्नेट को जानते हैं। अब उस प्रैक्टिकल में हमने एक और चीज़ देखी है कि अगर हम परमानेंट मैग्नेट के साथ में एक लोहे की कील को चिपका दें
तो उस लोहे की कील में भी चुंबकत्व आ जाता है। मतलब उस लोहे की कील से अब दूसरे की लोहे की कील चिपक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल, जो आयरन था, पहले वो चुंबक नहीं था, पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने की वजह से उसमें चुंबकत्व आ गया है ना, वो उसके प्रभाव में, इस वजह से वो भी कैसे काम कर रहा है, चुंबक की तरह काम कर रहा है। अब इसी को दूसरे तरीके से समझो, अगर आप उस चुंबक को हटा दोगे, चुंबक को ज़्यादा देर के लिए हटा दो, तो लोहे से चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऐसे मटेरियल को जिसको मैग्नेटाइज किया जा सकता हो, उसको हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो भी चुंबक बन जाता है। वो कैसे बनता है वो बताता हूँ। हर एक मटेरियल जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल, इसमें सब में डाइपोल होते हैं। इनमें क्या होते हैं, टर्म सुनो, क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल। डाइपोल होते हैं और ये रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। नॉर्मली कैसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में, इसलिए इनमें नेट चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ, इसमें 6 डाइपोल हैं और 6 डाइपोल इस तरीके से अलाइन है। ये नॉर्थ है ऊपर और ये साउथ है। और इस वाले ब्लू वाले में ये वाला नॉर्थ है, जिसका एरो हेड है वो नॉर्थ है। तो इनका अगर नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो नेट चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, जीरो। अब मान लो आपने बाहर से यहाँ पे चुंबक रख दी, बाहर से क्या रख दिया, चुंबक रख दिया, यहाँ पे नॉर्थ बना दिया और यहाँ दूसरी चुंबक रख दी, यहाँ साउथ बना दिया। तो इस चुंबक का, बाहर वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा। तो जब बाहर वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। तो जो पहले वाला चुंबक था, जिसको मैंने ब्लू और ब्लैक से दिखाया, ये भी बाहर वाले चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो मान लो अगर कुछ एक अलाइन हो गया, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, और इस ब्लू वाले ने अपनी डायरेक्शन बदल दी और इधर कर दिया, तो देखो ऊपर की ओर कितने हो गए, 1 2 3 4 ऊपर हो गए और नीचे बचे 2। तो इसका जो नई वाली चुंबक थी, जो नया मटेरियल ये वाला था, इसमें भी नेट चुंबकीय क्षेत्र किधर आ जाएगा, ऊपर की ओर। कितना ऊपर की ओर, 2 ऊपर की ओर आ जाएगा नेट, क्योंकि ऊपर की ओर 2 हो गया, अब नीचे ऊपर की ओर 4 हो गया, नीचे 2, तो नेट ऊपर की ओर आ गया 2। तो अब इसका भी एक नेट चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, जो पहली बाहरी वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये समझाने में सफल हूँ कि जब कोई मटेरियल को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अब चुंबकत्व का गुण आने का मतलब ये है कि उसके अंदर के जो डायपोल पहले रैंडम दिशाओं में अलाइन थे, जिसकी वजह से नेट चुंबकीय क्षेत्र जीरो था। अब वो बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र दिया गया उस दिशा में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, उस दिशा में अपने आप को ला रहे हैं। इस वजह से उसका अपना एक नेट चुंबकीय क्षेत्र बन जा रहा है। ठीक है, इस वजह से उसमें क्या हो रहा है, चुंबकत्व का गुण आ जा रहा है। अब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जितना स्ट्रांग होगा, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही ये इसको प्रभावित करता जाएगा, उतना ही ये मैग्नेटाइज होता जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब यही चीज़ हम करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के केस में। तो ट्रांसफार्मर के केस में जो हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं, वो कैसे सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। कैसे सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई। तो उस एसी सप्लाई की वजह से जो फ्लक्स बनता है वो कैसा बनता है, वेरिएबल बनता है। मैं बनाता हूँ, देखो एसी का सप्लाई दी होगी आपने, ये टाइम के साथ में करंट दे रहे हैं, ये करंट है इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे टाइम है। तो एसी करंट कैसी बनती है, पहले पॉजिटिव दिशा में बनेगी, फिर निगेटिव दिशा में बनेगी, फिर पॉजिटिव दिशा में बनेगी, इस तरीके से बनती है ना। अब इस एसी करंट के साथ में अगर हम बीएच कर्व बनाएं, अगर इस एसी करंट के साथ में हम बीएच कर्व बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो, t बराबर जीरो पे, t बराबर जीरो पे जब इसका करंट का मान जीरो होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ h है मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे b है जो चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, तो शुरू में करंट जीरो होगी तो फ्लक्स भी जीरो होगा, फिर करंट धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, फिर करंट और बढ़ेगी, फ्लक्स और बढ़ता जाएगा, फिर करंट और बढ़ेगी, फ्लक्स और बढ़ेगा, फिर करंट यहाँ पे पहुँच जाएगी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, तो इस पॉइंट पे फ्लक्स भी कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुँच जाएगा। इसके बाद में आप करंट को कितना भी बढ़ा लोगे, इससे ज़्यादा फ्लक्स नहीं बढ़ेगा।
इसको बोलते हैं कोर का सैचुरेट होना। इसको क्या बोलते हैं? कोर का सैचुरेट होना। इसको हम इससे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से इसको समझने की कोशिश करो, यहाँ समझने की कोशिश करो इस वाले में। इसमें देखो ऊपर की ओर 1 2 3 थे, नीचे भी 1 2 3 थे। अब आपने बाहरी चुंबकीय क्षेत्र इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो नीचे की ओर ब्लू वाले 3 थे वो तीनों के तीनों ऊपर हो चुके हैं। तो ऊपर की ओर कितने हो जाएंगे? नेट 6 हो जाएगा। ऊपर नेट कितना हो जाएगा? ऊपर नेट हो जाएगा 6। ऊपर नेट कितना हो जाएगा? 6। अब सारे के सारे डायपोल जब ऊपर हो चुके हैं तो अब आप बाहर से चाहे कितना भी चुंबकीय क्षेत्र बना दो, अब इससे ज़्यादा वो चुंबक नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं कोर का सैचुरेट हो जाना। इस स्थिति में उसमें अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसको बोलते हैं कोर सैचुरेट कर गई, अब इससे ज़्यादा उसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। अब हम आपको समझाने के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, और कलर हम लेते हैं मान लो ग्रीन। ठीक है, कलर हम लेंगे येलो ले लेते हैं। चलो, तो इसके बाद में करंट घटना शुरू हुई। करंट अगर घटेगी तो फ्लक्स भी घटेगा। करंट और घटेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स और घटेगा। करंट और घटेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स और घटेगी। करंट घट के 0 हो जाएगी इस पॉइंट पे, पर फ्लक्स अभी भी इसमें कुछ न कुछ बचा होगा इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स अभी भी बचा हुआ है, करंट 0 होने के बाद भी फ्लक्स अभी भी बचा हुआ है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या बचा हुआ फ्लक्स। अब करंट ने अपनी दिशा बदल ली है, करंट दूसरी दिशा में आ गई। करंट दूसरी दिशा में आएगी तो फ्लक्स पहले घट के 0 हो जाएगा। घट 0 हो जाएगा, करंट और ज़्यादा बढ़ेगी तो फ्लक्स अपोजिट दिशा में जाएगा। फिर करंट और बढ़ेगी और फ्लक्स जाएगा। इस पॉइंट पे करंट निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगी तो फ्लक्स भी निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। ये पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद में हम फिर से पेन बदल देते हैं। अब फिर से करंट क्या होगी? घटना शुरू होगी तो फ्लक्स घटना चालू होगा। फिर करंट और घटेगी, फ्लक्स और घटेगा। इस पॉइंट पे आके करंट 0 हो जाएगी, पर फ्लक्स अभी 0 नहीं होगा, फ्लक्स अभी भी कुछ न कुछ बचा रहेगा। इसके बाद में करंट क्या होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, फ्लक्स घट के 0 हो जाएगा। फिर करंट और बढ़ेगी पॉजिटिव, फ्लक्स और बढ़ेगा। फिर करंट और बढ़ेगी, फ्लक्स और बढ़ेगा। फिर करंट अधिकतम हो जाएगी, फ्लक्स भी इस पॉइंट पे अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद में करंट घटना शुरू होगी, फ्लक्स घटना लगेगा। फ्लक्स घटने में ब्लैक से बना देता हूँ, करंट घटेगी, फ्लक्स घटेगा। तो अब क्या होगा? ये पूरे टाइम केवल और केवल पूरे टाइम इस आउटर वाले लूप में ही इस तरीके से घूमता रहेगा। ये पूरे टाइम केवल आउटर वाले लूप में घूमता रहेगा। करंट की अलग अलग साइकिल आती रहेंगी, यहाँ पे इस तरीके से घूमता रहेगा। ये अंदर वाले ब्लैक पे दोबारा नहीं जाएगा, ये केवल स्टार्टिंग में रहेगा। तो अब होता क्या है? होता ये है कि जब ये डायपोल अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो इस डायरेक्शन की डायपोल की डायरेक्शन बदलने में कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता है। डायपोल की डायरेक्शन जब बदलती है कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होता है। इसमें क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है, और उसी एनर्जी लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एक और कारण बताता हूँ। आपने सबने रबर देखी है, रबर को खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, तो आप क्या महसूस करोगे? बार बार खींचने बार बार छोड़ने के बाद उसमें कुछ न कुछ चेंज हुआ है, कुछ न कुछ उसमें एनर्जी का लॉस हुआ है, क्योंकि वो बार बार अपनी पुरानी शेप में आता है, बार बार आप उसे खींचते हो, तो इसमें क्या होता है? कुछ न कुछ लॉस होता है। तो वही उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेट के केस में हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं? इस वाले लूप का जो एरिया होता है, इस लूप का जो एरिया होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस को बताता है। BH कर्व का एरिया, BH कर्व का जो एरिया होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम, किसमें? पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट क्षेत्रफल में होने वाले हिस्टैरिसीस लॉस को बताता है। हिस्टैरिसीस लॉस को बताएगा। ठीक है, BH कर्व का एरिया पर यूनिट वॉल्यूम में होने वाले हिस्टैरिसीस लॉसेस को बताता है। अब देखो, अगर सॉफ्ट आयरन है तो उसका BH कर्व का एरिया कम होगा, मतलब उसमें कम लॉसेस होंगे, कम हिस्टैरिसीस लॉस होंगे।
और अगर हार्ड आयरन है तो उसका BH कर्व बनाते हैं तो ऐसा बनता है कुछ। तो इसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा लॉसेस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, PH बराबर KH कोई कांस्टेंट इंटू में F इंटू में BM की पावर X, ये फार्मूला पढ़ते हैं हम हिस्टैरिसीस लॉस के केस में। PH बराबर KH इंटू में F इंटू BM की पावर X। और जो BM होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज अपॉन फ्रिक्वेंसी के। तो जब इसको हम दोबारा लिखते हैं सॉल्व करके तो ये आता है KH इंटू में F की पावर 1 माइनस एक्स इंटू में V की पावर X। ये दो फार्मूले होते हैं। यहाँ से हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ये याद रखना है कि हिस्टैरिसीस लॉसेस फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज इन्हीं दोनों चीज़ों पे निर्भर कर रहे हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस किस पे निर्भर कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज। ये करंट पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, करंट से इंडिपेंडेंट है। ओके, हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में इतना सफिशिएंट है, इतना आपने जान लिया, इतना सफिशिएंट है। यहाँ देखो ये हिस्टैरिसीस लूप बनाया है हमने, इस साफ साफ बना हुआ है। इस एक्सिस पे H है, इस एक्सिस पे H है, इस एक्सिस पे B है। तो ये डॉटेड से दिखाया है क्योंकि यहाँ पे कर्व वापस नहीं आता। जैसे जैसे H बढ़ाते जाओगे B बढ़ता जाएगा, यहाँ पे H मैक्सिमम हो जाएगा, B भी मैक्सिमम। इसके बाद H घटाओगे B घटता जाएगा, यहाँ पे H जीरो हो जाएगा पर B जीरो नहीं होगा। इसको बोलेंगे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या परमानेंट फ्लक्स डेंसिटी। ये घटाते जाओगे, इस पॉइंट पे क्या होगा, H B जीरो हो जाएगा। इसको बोलेंगे कोएर्सिव फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट लगानी पड़ी है फ्लक्स को जीरो करने के लिए। फिर ये इस तरीके से नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा, फिर इस तरीके से लौटेगा। और ये इसको बोलते हैं हम क्या, हिस्टैरिसीस लूप। इसको बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस लूप। अगला जो लॉस हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे एडी करंट लॉस। अगले लॉस को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस को समझ लो। अगर ये आयरन की कोर है, ये किसकी कोर है, ट्रांसफार्मर की कोर है, और इसमें ये फ्लक्स बना हुआ है, ये ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रही है ये फ्लक्स लाइन है। तो ये वेरिएबल फ्लक्स की वजह से इस कोर के अंदर EMF उत्पन्न होता है और ऐसी बहुत सारी सर्कुलेटिंग करंट इसके अंदर ही अंदर कोर में बहने लगती हैं। मतलब लोकल कोर में, कोर के अंदर ही छोटे छोटे जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा EMF बनता है और उस EMF की वजह से कोर के अंदर ही करंट फ्लो करने लगती है। और ये करंट सर्कुलेटिंग होती, घूमती रहती है। ये भंवर धाराओं की तरह लगती है, भंवर धाराएं पानी में पड़ती हैं एक ही जगह घूमती रहती हैं वैसे, इसलिए इनको हम एडी करंट बोलते हैं। ये करंट हमारे किसी काम की नहीं, हमारे काम की करंट कौन सी है, जो बाइंडिंग में आएगी, सेकेंडरी बाइंडिंग में करंट आएगी या सेकेंडरी बाइंडिंग का जो EMF होगा वो हमारे काम का है। आयरन की कोर में, CRGO मटेरियल की कोर में जो भी EMF आएगा या जो भी करंट आएगी वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इनको, इसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लॉसेस कौन सा है, कोर लॉस का दूसरा पार्ट क्या है, कोर लॉस का दूसरा पार्ट है एडी करंट लॉसेस। ये कहाँ पे होते हैं, कोर के अंदर होते हैं, कोर के अंदर, कोर के अंदर एडी करंट फ्लो करती रहती है उनकी वजह से। तो एडी करंट का फॉर्मूला जो आता है P बराबर KE इंटू में F स्क्वायर इंटू में BM का स्क्वायर। तो जब हम BM प्रोपोर्शनल टू, जब हम BM प्रोपोर्शनल टू V अपॉन F रखते हैं तो ये आ जाएगा KE इंटू में F स्क्वायर इंटू में V अपॉन KE डैश लिख दे रहा हूँ, V अपॉन F का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा PE बराबर KE डैश इंटू में V स्क्वायर। तो एडी करंट लॉसेज जो होते हैं, एडी करंट लॉसेज जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। एडी करंट लॉसेज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर के, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। हिस्टैरिसीस लॉसेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो कोर लॉसेस, चाहे वो एडी करंट लॉसेस हों चाहे वो फ्रीक्वेंसी लॉसेस हों, एडी करंट लॉसेस हों चाहे हिस्टैरिसीस लॉस, ये केवल और केवल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे निर्भर करते हैं। जिसमें से एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो केवल केवल वोल्टेज पे निर्भर करते हैं और हिस्टैरिसीस लॉसेस फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों पे निर्भर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको याद कैसे रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है।
ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से लॉसेस फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करते। तो मैं ऐसे याद करवाता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे लिखते हैं। तो एच फॉर हिस्टेरिसिस, एच फॉर हिस्टेरिसिस। तो अगर आपको ए बी सी डी में एच तक जाना है तो आप निश्चित तौर पे फ्रिक्वेंसी से हो के गए हो, मतलब हिस्टेरिसिस फ्रिक्वेंसी पे निर्भर कर रहा है, एफ पे निर्भर कर रहा है। पर एडी करंट की अगर बात कर रहे हो, यहीं तक आ रहे हो तो उसमें एफ का कोई रोल नहीं है, ई तक आ जाओ एफ का कोई रोल नहीं है, तो ये फ्रिक्वेंसी पे निर्भर नहीं करता है। ई एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि ई तक जाने के लिए एफ का कोई रोल है ही नहीं। पर आपको एच फॉर हिस्टेरिसिस पे जाना तो बीच में एफ आएगा, मतलब हिस्टेरिसिस फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है। तो हमने कोर लॉसेस पढ़ लिए दोनों, देखो हमने कॉपर लॉसेस पढ़ लिए, हमने कॉपर लॉसेस पढ़ लिए, हमने कोर लॉसेस पढ़ लिए। अब डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है ना, आप कौन से पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या है, ये भी जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, एडी करंट लॉसेस को कम करते कैसे हैं, एडी करंट लॉसेस को कम कैसे करते हैं। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, इनको अगर कम करना है तो कम करने के लिए क्या करते हैं, पटलित कोर बनाते हैं। कैसी कोर बनाते हैं, एक पूरी मोटी कोर ना बना के पटलित कोर बनाएंगे। कैसी कोर बनाएंगे, पटलित, उसमें कई सारी क्या होंगी, पतली पतली कोर को मिला के एक मोटी कोर बनाते हैं, ठीक है, पटलित कोर बनाते हैं। और सारी पटलित कोर को सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। और उन पे क्या करेंगे, लेमिनेशन करेंगे, उन पे क्या करेंगे, लेमिनेशन के द्वारा उनको एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कोर वाला कहाँ चला, ये देखो, ये वाला चित्र देखो, ये देखो, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे ये कई सारी पतली पतली कोर, ये कोर अलग है, ऐसी बहुत सारी कोर बनाते हैं और इन पे क्या लेमिनेशन कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इस पूरे में सर्कुलेटिंग करंट नहीं बन पाएगी। अगर ये पूरी मोटी होती तो इनमें सब में क्या होता, भंवरधाराएं बन जाती। अब चूंकि अलग अलग है तो क्या होगा, केवल इतनी लेयर में बनेगी, फिर से इंसुलेशन आ जाए, फिर इतनी बनेगी, फिर इंसुलेशन आ जाए, फिर इंसुलेशन आ जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, पटलित कोर बनाते हैं। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, अगर पूरी एक मोटी कोर बनाते तो एडी करंट बन जाता, पर उसको एडी करंट को अवॉइड करने के लिए पटलित कोर बनाएंगे। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं, जो भी इंसुलेटिंग, जो इंसुलेटर लगे हुए हैं, इंसुलेटर्स में जो लेसेस में लॉसेस जो होंगे उनको हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं। इंसुलेटर्स कहाँ कहाँ पे है, बुशिंग में है, उसके अलावा पे कहाँ है, उसके अलावा जो कॉपर का तार है उसमें है। ऐसे जगह पे सब जगह जो लॉसेस होंगे उनको हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कह देंगे। इसके अलावा एक अगला लॉस आता है क्या, उसको बोलते हैं हम स्ट्रे लॉसेस, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉसेस। तो इन लॉसेस के अलावा जो बचे हुए लॉसेस हैं, जो 3 लॉसेस बचे पढ़ा दिए, उनके अलावा बचे हुए लॉसेस जैसे लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, इन सब को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे मतलब बचा हुआ। अब मैं इसको जल्दी से आपको समझा देता हूँ, उसमें नोट्स में देख लो। कोर लॉसेस दो तरह से, हमने ये पढ़ा, कोर लॉसेस पढ़े दो तरह के, हिस्टेरिसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस के बाद टाइम पे हमने क्या किया, आपको कर्व बताया और फिर एडी करंट लॉसेस बताया। कॉपर लॉसेस पढ़ा, करंट पे डिपेंडेंट, ये 4 लॉसेस होते हैं। हिस्टेरिसिस लॉसेस में ये बताया, इस तरीके से डायपोल होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे अलाइन होते हैं एक डायरेक्शन में। इस एक्सिस पे करंट, इस एक्सिस पे फ्लक्स, इस एक्सिस पे एच, ए नहीं होगा, ये गलत लिखिए, एच और बी, इसको बी एच कर बोलते हैं। तो जैसे जैसे एच बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बी बढ़ता चला जाएगा और एक पॉइंट के बाद में क्या होगा, ये सेचुरेट कर जाएगी कोर, मतलब सारे के सारे डायपोल अलाइन हो चुके होंगे। अब आप एच को कितना भी बढ़ा लो, बी नहीं बढ़ेगा, बी का मान क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेचुरेशन। यहाँ बताया, फिर हमने बताया यहाँ से करंट को आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाओगे, फिर कम हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फिर फ्लक्स कम होगा। ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पे करंट जीरो हो जाएगी पर फ्लक्स बचा रहेगा, यहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा पर रिवर्स डायरेक्शन में थोड़ी करंट होगी। मैं यहाँ 1 2 3 लिखा हूँ, देखो
1 2 3 4, 4 पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम वाला, है ना। 5 6, छठवां पॉइंट ये वाला होगा जब करंट जीरो हो गई होगी पर फ्लक्स जीरो नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा यहाँ गलत बन गया, ये छठवां पॉइंट ये होगा जब करंट जीरो हो चुकी है और फ्लक्स जीरो नहीं हुआ। सातवां पॉइंट कौन सा होगा, जब करंट रिवर्स हो चुकी है, यहाँ पे सातवां आएगा, ये सातवां पॉइंट है, ये छठवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट जब करंट रिवर्स हो गई पर फ्लक्स जीरो नहीं हुआ। इसके बाद में ये आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट सही बना है मैक्सिमम वाला। फिर नौवां पॉइंट ये होगा, 10वें पॉइंट पे करंट जीरो हो गई होगी और फ्लक्स जीरो नहीं हुआ होगा, ये 10वां पॉइंट होगा, 9वां इसके बीच में होगा। इसके बाद फिर करंट यहाँ पे नेगेटिव पहुँची होगी, ये 11वां पॉइंट है, 11। इसके बाद ये 12वां पॉइंट, ये फिर से मैक्सिमम हो गई होगी, ये 12वां पॉइंट, ठीक है। तो ये 11 नहीं, 11वां पॉइंट ये वाला होगा। तो ये आप समझ गए, है ना। फिर मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया आयरन कोर के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसकी वजह से आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। अब क्या होता है, यदि कॉपर, ये मैंने कहानी लिखाई, इतनी ज़रूरत नहीं है। अब बस ये समझो, अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होता है और एक लिमिट के बाद करंट बढ़ाने के बाद मैग्नेटिक बढ़ना बंद कर देगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेचुरेशन बोल देंगे। करंट बढ़ाते जा रहे हो पर फ्लक्स बढ़ाना बंद हो गया तो इसको बोलेंगे सेचुरेशन। अब करंट के मान को कम कर रहे हैं तो कम करेंगे तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन फ्लक्स के जो घटने का रेट जो होगा, फ्लक्स के घटने का जो रेट होगा वो फ्लक्स के घटने का जो रेट होता है वो करंट के घटने के रेट से कम होगा, फ्लक्स धीरे धीरे घटेगा, है ना। तो करंट जीरो हो जाएगा, उसके बाद भी फ्लक्स बचा रहेगा। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे करंट जीरो हो चुका है, करंट यहाँ जीरो हो गया, देखो करंट की एक्सिस जीरो हो गई पर फ्लक्स अभी भी बचा हुआ है छठवें पॉइंट पे, है ना। फिर क्या हुआ, बचे हुए चुंबकीय क्षेत्र को अगर जीरो करना है, यहाँ पर रेजिडुअल लिखा जाता है, RESIDUAL, रेजिडुअल मतलब बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट की दिशा चेंज कर दोगे तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी। रेजिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को शून्य करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कोएर्सिव फोर्स। इसको समझ लो, ये कोएर्सिव फोर्स है। इतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा था, इसको जीरो तक लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए जो फोर्स लगाया गया इसको कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं। तो जितनी रिवर्स डायरेक्शन में करंट लगाई उसको हम कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक, अगर अब मैग्नेटिक डायपोल की दिशा बार बार बदल रही है तो उसके कोर में लॉसेस होंगे, इन्हीं लॉसेस को हिस्टैरिसीस लॉसेस कह देते हैं। अब हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होगा, एरिया वो क्या बताएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जो लॉसेस हो रहे हैं उनको, पर साइकिल, एक साइकिल में होने वाली लॉसेस को बताएगा। फॉर्मूला देखो, PH बराबर KH इंटू में F इंटू BM की पावर X, ये लिखा हुआ है। X को बोलते हैं हम स्टीनमेच कांस्टेंट, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, F फ्रीक्वेंसी है, KH कांस्टेंट है, ठीक है। जो स्टीनमेच कांस्टेंट होता है इसका मान 1.6 से लेकर 2 के बीच में होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, BM की जगह पे एक नया कांस्टेंट मान के V/F लिख दिया, उस वाले डेरिवेशन में डायरेक्ट KS कर दिया था। अब क्या किया, F की पावर X, F की पावर 1, तो F की पावर 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ये 1 पावर है, ये X है, ऊपर जाए घट जाएगा, V की पावर X, ये KH, ये कि स्मॉल KH था, अब उसमें C का गुणा होगा तो नया कांस्टेंट बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो लिखी हुई है उसको भी बता देता हूँ कि BM की जगह V/F कैसे लिख दिया, BM की जगह ऐसा क्यों लिख दिया। तो ये देखो फ्लक्स वाला BM इंटू A होता है, फ्लक्स की जगह B इंटू A लिख दूंगा, इस फ्लक्स की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ फ्लक्स निकाल दिया, BM इंटू A लिख दूंगा। तो BM बराबर आ जाएगा दिस पूरा और इंटू में V/F। अब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वोल्टेज अपॉन फ्रिक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद एडी करंट लॉसेस पे आ जाओ। एडी करंट लॉसेस के बारे में क्या है, फ्लक्स वेरिएबल बन रहा है तो कोर में भी क्या होगा, EMF उत्पन्न हो जाएगा। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं कोर के अंदर जो EMF उत्पन्न हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, बाइंडिंग की नहीं, कोर की। अगर कोर सॉलिड मटेरियल की है तो उसमें क्या होगा, कई सारे क्लोज्ड लूप बन जाएंगे और इन सब में करंट फ्लो करने लगेगी, और ये जो करंट फ्लो करती है इसी करंट को हम एडी करंट कहते हैं। और इसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको हम एडी करंट लॉसेस करते हैं। कम करने के लिए हम कोर को कैसे बनाएंगे, पटलित बनाएंगे, E टाइप का या L टाइप का, इस तरीके का पटल बनाएंगे और सिलिकॉन के साथ में स्टील लेमिनेशन कर देंगे। फॉर्मूला देख लो, PE बराबर K इंटू में F² इंटू BM स्क्वायर। अब BM की जगह V/F रख देंगे, V/F रखेंगे तो PE बराबर K इंटू B² आ जाएगा। तो एडी करंट लॉसेज जो होंगे
वो फ्रिक्वेंसी पे निर्भर नहीं करते, केवल वोल्टेज पे निर्भर करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे टोटल कोर लॉस का फॉर्मूला लिखा PE प्लस PH, एडी करंट लॉसेस प्लस हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो वो टोटल कोर लॉस का फॉर्मूला ये आ जाएगा, K इंटू वी स्क्वायर, ये एडी करंट लॉसेस है, KH भी ये हिस्टैरिसीस लॉसेस है। देखो एक लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होते हैं। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन की लैमिनेशन करेंगे। एडी करंट लॉसेस वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं, मतलब वोल्टेज दोगुना करोगे तो एडी करंट लॉसेस 4 गुने हो जाएंगे। तो ये समझा। कॉपर लॉसेस हमने बता दिए, आई स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट के बराबर होते हैं। स्टील लॉसेस बचे हुए सारे लॉसेस को कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।